नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने वीबी रामजी बिल पेश किया है और जिससे मनरेगा की पुरानी खामियों को दूर किया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण मनरेगा अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाया। उन्होंने पाया कि पहले अस्थायी सड़कें और अधूरी जल संरचना और बिना योजना के मिट्टी के काम कराए गए, जिनसे न तो आर्थिक और न ही सामाजिक लाभ मिला। सीएम ने कहा कि किसान और मजदूर को जो अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नए बिल से अब इन समस्याओं का समाधान किया गया है। सुनिए। जिसको ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीबी रामजी लेकर आई है। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार आपके माध्यम से मुद्दे उठाए भी गए थे। क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। इसमें अस्थायी सड़कों, आदि अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी के कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई आर्थिक व सामाजिक लाभ नहीं होता। ये हम सब लोगों ने देखा है। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी उन्होंने योजना बना करके नहीं किया। सिर्फ मस्ट्रोल आधारित वो कार्य होते थे और उन कार्य होते थे उनमें भ्रष्टाचार होता था। उसका लाभ हमारे उस गरीब को भी नहीं मिल पाता था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पटना में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान को लेकर बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नागरिक होने के नाते लोगों को अधिकार जरूर मिलते हैं, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करना चाहिए। नगर निगम का ये अभियान शहर को साफ सुथरा रखने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा। नहीं, बहुत बढ़िया कदम है। नागरिक होने के साथ जो अधिकार मिलते हैं, साथ में जवाबदेही भी आती है। हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखे। तो ये बढ़िया कदम है। नहीं, बहुत बढ़िया कदम के लिए खुशखबरी है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव में हिस्सा लिया और ये महोत्सव सेवा संकल्प फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया। सीएम धामी ने इस अवसर पर अलग अलग जिलों के किसानों से बातचीत की और माल्टा और नींबू से
बने विभिन्न प्रोडक्ट्स का स्वाद भी चखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार ने इस दिशा में माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य माल्टा उत्पादन, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना है। सीएम ने कहा कि यह पहल पहाड़ी इलाकों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगी। कृषि और किसान कल्याण की दिशा में ये बड़ी पहल मानी जा रही है। तो दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिरसा का कहना है कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर के प्रति सम्मान में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि अपमानजनक बातें की। इसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और अन्य सिख संस्थाओं के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सिरसा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें 3 मुख्य मांगें रखी गई हैं। उन्होंने अपनी मांग में यह कहा कि आतिशी की सदस्यता रद्द की जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, साथ ही उन्हें जेल भेजा जाए। अब यह मामला राजनीतिक और धार्मिक संवेदना दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में रात के समय बिजली आपूर्ति न होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल मारहरा क्षेत्र के धरपसी गांव में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंची विजिलेंस टीम का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। नाराज ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया और करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। बाद में कासगंज के एक्सीएन द्वारा बिजली व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। इस पूरी घटनाक्रम ने क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति और ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को उजागर कर दिया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ा फैसला किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश यानी छुट्टी 8 जनवरी से 10 जनवरी तक लागू रहेगा। प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि लगातार गिरते तापमान और ठंड से बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि आगे की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां की जानकारी अभिभावकों को समय पर उपलब्ध कराई जाए। जैसे ही मौसम की स्थिति में सुधार होगा, स्कूलों के संचालन को लेकर आगे की सूचना जारी कर दी जाएगी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर पंडित समाज अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। आज बड़ी संख्या में पंडित समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि अगर विदेशी लोग भारत आकर व्यापार कर सकते हैं तो फिर यहां के मूल निवासी लोगों पर शासन कैसे थोपा जा सकता है। और इसी मांग को लेकर पंडित समाज की ओर से जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 1818 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया गया कि मूल निवासियों के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जून महीने में मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेकर एक अधिवेशन तो हुआ, लेकिन जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। लोगों का सवाल है और सवाल बिल्कुल साफ है कि क्या जानबूझकर जनता की असली लड़ाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब व्यापार की छूट दी जा सकती है तो फिर मूल निवासियों के अधिकार पर चुप्पी आखिर क्यों। तो एटा में राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने जनपद का दौरा किया और महिला सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन को सख्त संदेश दिया। अपने दौरे के दौरान रेणु गौड़ सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और पीड़ित महिलाओं को उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। और इसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला अस्पताल और वन स्टाफ सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला मरीजों और पीड़िताओं को मिलने वाली सुविधाओं को बारीकी से समीक्षा की गई। रेणु गौड़ ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि महिला सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज एटा जनपद में मेरी जनसुनवाई है। पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल में जनसुनवाई चल रही है। अभी तक 6 केस आए हुए हैं और अभी चल ही रही है। यहाँ काफी लोग अभी बैठे हुए हैं। तो केस जो आ रहे हैं वो महिलाओं को लेकर ये आ रहे हैं कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को भी व्यक्ति रख रहे, जो कि ये कानूनन अपराध है। जब तक पहली पत्नी से तलाक ना हो तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अभी तक कोई मामला निस्तार हुआ है नहीं? हाँ, एक मामला आया है, उसकी जांच अब मैंने पुलिस प्रशासन को दी हुई है। जांच हो जाएगी, उसके बाद क्लियर होगा।
तो देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न दलों से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान फिर से शुरू कर दिए हैं और उन्होंने बताया कि लंबे समय से इच्छुक लोगों की मांग के बाद संगठन की अनुमति मिलने पर अभियान की शुरुआत की गई है। महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि पौड़ी जिले से ब्लॉक प्रमुख स्मिता नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख अर्चना तोपवाल, कनिष्ठ प्रमुख नीरज असवाल समेत 6 बीटीसी सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन की है। देहरादून महानगर से पूनम कुंदीर और देवकी नौटियाल भी पार्टी में शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ऋषिकेश में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लगातार कार्यक्रम होंगे और विधानसभा चुनाव तक सदस्यता अभियान जारी रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी मेंबरों ने आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद है, एक पूनम कुंडील जी और देवकी नौटियाल जी, इन्होंने सदस्यता ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और रुड़की से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। और आज से क्रम प्रारंभ हुआ है, जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम चलेंगे और विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने तक लगातार पार्टी की सदस्यता अभियान जारी रहेगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज चुंगी में उस समय अफरा तफरी मची जब एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार सीधे हलवाई की दुकान में जा घुसी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कार चालक से अचानक एक्सीलेटर दब गया, जिससे वाहन बेकाबू हो गया और दुकान के काउंटर से जाकर टकरा गई कार। हादसे में दुकान के अंदर रखा पूरा सामान पूरी तरीके से टूट गया। बाहर खड़ी एक बाइक भी इस पूरी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान मालिक और हलवाई प्रमोद को इस घटना में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय दुकान में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिससे कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत की कथित तानाशाही के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। दरअसल व्यापारियों का यह कहना है और उनका यह आरोप भी है कि नगर पंचायत के कर्मचारी पॉलीथीन और अतिक्रमण के नाम पर लगातार दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं और चालान के बहाने अवैध वसूली भी की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति अजमल खां उर्फ छोटे की भूमिका संदिग्ध है और उन्हीं के इशारे पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने अजमल उर्फ छोटे पर आपराधिक प्रवृत्ति का होने और पहासू थाने का हिस्ट्री शूटर होने का भी आरोप लगा है। व्यापारियों ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। तो वही उत्तर प्रदेश में वन नेशन वन वोटर आईजी पहल के तहत हरदोई जिले की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव सामने आया है। दरअसल जिले की 8 विधानसभा सीटों की अंतरिम सूची जारी होने के बाद कुल 5,44,682 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। पहले जिले में 30,19,415 मतदाता थे, जो अब घटकर 24,74,733 रह गए और सबसे ज़्यादा 1,11,000 से ज़्यादा नाम हरदोई सदर विधानसभा से कटे हैं, जहां डुप्लीकेट और बाहर के मतदाता अधिक पाए गए। इसके अलावा संडीला, सवायजपुर, बिलग्राम, मल्लावा, बालामऊ, गोपामऊ, शाहाबाद
और सांडी सीटों पर भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। शुद्धिकरण अभियान में मृतक लंबे समय से गैरहाजिर और पुराने डेटा से मैच न होने वाले मतदाताओं को भी चिन्हित किया गया है। जानकारों का यह मानना है कि इस बदलाव का असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर साफ दिख सकता है और मतदाता सूची में ये जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इसको लेकर तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है, यानी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है कि जानबूझकर जो ये वोटर हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें त्रास देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मतदाता सूची में जो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि संडीला में कुल 3,53,165 मतदाता थे, जहां पर उसके बाद 2,81,555 हुए। बिलग्राम मल्लावा की बात करें तो 3,98,496 वोटर और पूरी सूची तैयार होने के बाद 3,22,289 वोटर बचे हुए हैं। तो ये जो संख्या में जो जनसंख्या आप देख रहे हैं, नंबर्स आप देख रहे हैं, इनके बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है उसी को लेकर सारा बवाल है और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब बालामऊ का अगर आप डेटा देखें, जनसंख्या देखें तो 3,58,970 पूरे वोटर थे और उसके बाद ये घटना उसके बाद ये जो डेटा है वो घटकर लगभग 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास पहुंची। तो यानी कि ये जो पूरा 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास ये जो आपको वोटर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर ही लोगों में खासा नाराजगी है। बालामऊ की मैं बात कर रहा था, 3,58,000 से लेकर 2,93,503, यानी कि लगभग आपको 60,000 का अंतर, लगभग 65,000-66,000 का आपको जो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा कह सकते हैं कि वो पूरा एक चंक है जिसे बीच से निकाल दिया गया। और इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई इतनी भारी मात्रा में अगर वोटर काटे जा रहे हैं तो फिर सवाल खड़ा होना वाजिब हो जाता है कई बार कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए और अगर ये सब कुछ इतनी धांधली हुई तो फिर इतने वोटिंग कैसे हो गई। तमाम तरह के सवाल विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक से उठा रहा है। वहीं रवाजपुर की बात करें तो 4,17,380 वोट और फिर कटने के बाद 3,51,000, लगभग आपको 70-80 हज़ार का जो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर एसआईआर होने के बाद, जहां पर मतदाता सूची पुनरीक्षण जब फाइनल लिस्ट जो आई वो चौंकाने वाली थी और इसी को लेकर न सिर्फ नेता बल्कि जो पक्ष और विपक्ष है वो भी लगातार पक्ष पर यानी सरकार पर यह सवाल खड़े कर रहा है कि भाई इतना डिफरेंस कैसे दिखाई दे रहा है, ये बीच का जो चंक है ये कैसे कट रहा है और कैसे लोगों के नाम बाहर किए जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद तमाम तरह के सवाल अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। और इसी को लेकर हम ये आपको बता रहे हैं कि ये जो कुछ जिले हैं इनमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस एक बड़ा मानक तैयार कर देता है जिसे प्रशासन के लिए भी छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इन सवालों के जवाब देना आमतौर पर थोड़े कठिन होते हैं। लेकिन प्रशासन इस बात के लिए आश्वस्त है कि इसका भी जवाब जो है वो मांगने पर दिया जाएगा। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद के निकट अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार की रात बुलडोजर अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा नगर निगम अधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे। अभियान के लिए 32 जेसीबी और 4 पोकलिन मशीनें लगाई गई। बीच रात यानी मध्यरात्रि को चलाए गए इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी को हटाना था। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुरूप पूरी तरीके से संपन्न हुई और जिसके बाद जब यह कार्रवाई की गई तो पूरा बवाल हुआ और बवाल के बाद कई सवाल भी खड़े हुए और इसके बाद तमाम तरह की पत्थरबाजी और फिर पुलिस का रिटेलिएशन सब कुछ देखने को मिला। और इसी पूरे द्वंद्व के बीच में, इसी विवाद के बीच में हमारे सहयोगी कृष्णा ने जाकर वहां पर जो भी अपनी आंखों से देखा और ग्राउंड रिपोर्ट बनाई वो हमने तैयार की है और जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुलडोजर एक्शन। आप मेरे पीछे देखिए, ये जहां पर मैं खड़ा हूं तुर्कमान गेट का इलाका है। आप सीधे कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद के ठीक बगल में एक बारात घर था जहां पर अतिक्रमण किया गया था और इस अतिक्रमण को देर रात में हटाया गया है। फिलहाल जो अभी स्थिति है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन देर रात में जब ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी उस समय असामाजिक तत्व आए थे और उन्होंने बवाल किया था, पथराव किया था, जिनमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान जो है वो घायल भी है और
जो इलाके में जो असामाजिक तत्व थे उनकी वीडियो भी वायरल हुई है, कई सीसीटीवी की जांच भी की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि तकरीबन 100 से 200 लोग यहाँ पर आए थे, मौजूद थे, जिसमें से कई लोगों ने जो है यहाँ पर उपद्रव जो है फैलाने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं जो अब खुलकर जानकारी सामने आ रही है कि 6 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी लोगों की जांच चल रही है कि लोग आए कहां से। फिलहाल जो मेरे पीछे स्थिति देख सकते हैं, ये बुलडोजर है, तमाम बुलडोजर अपने कार्य पर लगे हुए हैं, क्योंकि जो देर रात में जब ये कार्रवाई शुरू की गई थी उसके बाद जो ये मलबा, भारी मलबा जो है यहाँ पर मौजूद है, इसको हटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से मलबे को हटाया जा रहा है, एमसीडी अधिकारी ने बताया कि ये जो बना था, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा में से दिखाना चाहूंगा कि ये जो बना हुआ था बारात घर का थोड़ा सा हिस्सा है, जो अतिक्रमण जहां पर किया गया था, ये बेहद मजबूती से किया गया था। इतना मजबूती से कि एमसीडी अधिकारी ने बताया कि इसको तोड़ने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तमाम पहले के लोहे, तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई थी, जो कि बड़ा मुश्किल लगी, मकसद करनी पड़ी एमसीडी को तोड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है काफी हिस्से को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अभी जो है फिलहाल आप देखिए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और मलबे को हटाया जा रहा है। फिलहाल आपको सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान मौजूद है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये इलाका पूरा तुर्कमान गेट का है। आप सीधा देखिए मेरे सामने, जो आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन के माध्यम से, ये सिविक सेंटर एमसीडी की बिल्डिंग है। यहाँ से जो इलाके में की तरफ आप आएंगे तो इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि कोई भी लोग यहाँ की तरफ आ ना सके और बाधा ना डाल सके। फिलहाल जो है यहाँ पर आपको दिखा दूं कि जिस तरह से एमसीडी के जवान भी मौजूद है और यहाँ पर जेसीबी मशीन है और दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी भी है, जो कि यहाँ पर सुरक्षा पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पैरामिलिट्री के जवान है, ताकि कुछ जो है असामाजिक तत्व जो है अब दोबारा से उपद्रव ना कर सके। तमाम जो लोग है यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जिस तरह से लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो जानकारी इनपुट मिल रहा है, हम एक जानकारी आपको और बता दूं कि यहाँ पर इनपुट मिला था कि जो अतिक्रमण जहाँ पर किया गया था, ये अतिक्रमण जहाँ पर ये किया गया था, यहाँ पर कुछ गलत एक्टिविटी भी चल रही थी, जो दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी। लेकिन अब बता दूं आपको, ये अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन एक जानकारी हो रही, जो लोग भ्रमित थे कि मस्जिद को तोड़ा गया, मस्जिद को बिल्कुल नहीं तोड़ा गया। मस्जिद पूरी की तरह से सेफ है। आपको पीछे दिखाऊंगा, मस्जिद जो है पूरी तरीके से सेफ है। इसके ठीक बगल में ये बारात घर था और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर था, जिसको तोड़ा गया, जो अवैध रूप से बने हुए थे अतिक्रमण। दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश था। कई बार आपको बता दूं कि अमन कमेटी जो थी उनके साथ डीसीपी सेंट्रल दिल्ली और एमसीडी के अधिकारियों की मीटिंग हुई। एमसीडी अधिकारी और डीसीपी ने साफ तौर पे ये कहा कि आपका ये अतिक्रमण है, आप ये कोर्ट का आदेश है, इसको आप हटाइए। कई बार दिखाए गए नोटिस, लेकिन उसके बावजूद ये हटाया नहीं गया था। फिर अचानक जो है दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आता है। आदेश के बाद कल देर रात में 1 बजे बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और बुलडोजर कार्रवाई के फिलहाल आप देख सकते हैं, बुलडोजर कार्रवाई के बाद ये जो सामने दृश्य देख सकते हैं आप, दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो मस्जिद है उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा गया। जो उसके आसपास का जो एरिया है, जो अतिक्रमण में था, वही जो है अतिक्रमण वाला हिस्सा जो है वो बुलडोजर से हटा दिया गया है। आप देखिए किस तरह से लोगों के यहाँ पर, आपको जूम करके बोलूंगा कैमरामैन से थोड़ा दिखाइए कि किस तरह से लोगों के रहन सहन का ये बना हुआ था। आप देखिए किस तरह से स्टील के बर्तन रखे गए हैं सामने, जो कई सारे यहाँ पर फॉर्म्स है, जो जहाँ पर छोटे मोटे कार्य कर रहे थे जो अतिक्रमण करके, उन्हीं को हटाया गया है। फिलहाल जो है अभी इसमें देरी लग रही है। अब ये देखना होगा कि ये जो देरी है वो कितनी देर तक लग सकती है। लेकिन फिलहाल जो है जो जितनी भी सिक्योरिटी सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद कर रखी है, ताकि कोई भी ना आए। इलाके की जो सारे रोड्स है उसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है। कैमरा पर्सन कपिल ढाका के साथ कृष्णा सोनकर, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।